पाठ्यक्रम पर आप लोगों का पुनः स्वागत करते हैं। आइए आज का टॉपिक जो कल हम बताए थे पूर्णांति परावर्तन और कुछ रिलेटेड उससे संबंधित घटनाएं अपवर्तन के कारण पर जो था घटनाएं उसके कारण उसको हम बताए थे। आज पूर्णांति परावर्तन के कारण घटनाएं चलेंगे। तो सबसे पहले हम जब कल चले थे क्रांति कोण और क्रिटिकल एंगल जो था और अपवर्तनांक जो था उसके बीच हम लोग जो संबंध स्थापित किए थे उस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मान लेते हैं दिया हुआ हो कि जब प्रकाश जल और कांच का अपवर्तनांक जो यहाँ पर दिया हुआ है, मान लेते हैं कि क्रमशः 4/3 तथा और यहाँ पर मान लेते हैं कि 3/2 है। जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 इतना दे दिया है, ठीक है। और पूछ रहा है कि जल का कांच की अपेक्षा जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक क्या होगा, ठीक है। छोटा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब पूछे इस हालांकि यह पूछता जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव लेवल पे पूछता है कि जल और कांच का अपवर्तनांक जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4/3 और 3/2। तो क्रमशः क्या बोलता है कि जल का 4/3 और कांच का 3/2 है। तो कह रहा जल का कांच की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा कर रहा है, कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक क्या होगा। तो यहाँ पर अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, करा क्या, जल का कांच की अपेक्षा, तो कांच की अपेक्षा किसका पूछ रहा है, जल का। तो यहाँ ऊपर में हो जाएगा जल का अपवर्तनांक और नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा कांच का अपवर्तनांक। अपेक्षा में यही होता है, ठीक है, कि जल का कांच की अपेक्षा, जिसकी अपेक्षा होगा वह नीचे चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा जल का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, क्या कह सकते हैं, म्यू बराबर कह सकते हैं म्यू W/μg कह सकते हैं। कोई दिक्कत है, इतना हम कह सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो यहाँ पर म्यू W किसका, जल का। तो जल का अपवर्तनांक दिया हुआ 4/3 बटा कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, तो कांच का जो अपवर्तनांक है 3/2 होगा। अब इसको हल कर दीजिए कि 4/3 गुने यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2/3, तो 4 दूनी की 8 और 9, इतना अपवर्तनांक होगा। कितना हो जाएगा, 8/9 अपवर्तनांक यहाँ पर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ऐसे और भी क्वेश्चन आएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मान लेते हैं क्वेश्चन क्रिटिकल एंगल पर, एक और क्वेश्चन हम देते हैं क्रिटिकल एंगल पर क्या क्वेश्चन हम मान लेते हैं दिया हुआ है, क्या एक क्वेश्चन लिखते हैं क्या कि पानी तथा कांच का अपवर्तनांक, पानी तथा कांच का अपवर्तनांक पानी तथा कांच का अपवर्तनांक यहाँ पर क्रमशः हम लिख देते हैं क्या, क्रमशः 4/3 मान लेते हैं तथा मान लेते हैं कितना, मान लेते हैं 5/3 मान लेते हैं, 5/3 है, ठीक है। एक मानते हैं कि प्रकाश जो है, ठीक है, एक प्रकाश की किरण एक प्रकाश की जो किरण है कांच से पानी में जा
रही है तो क्रांति कोण ज्ञात करे। क्रिटिकल एंगल होगा तो कितना होगा उसको फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल की बात कर रहा है कि आखिरकार जो क्रिटिकल एंगल होगा कितना होगा, क्रिटिकल एंगल होगा तो कितना होगा। ठीक है, उसके बारे में कह रहा है। तो अब सोचिए इसको कि आखिरकार क्रिटिकल एंगल होगा तो कितना होगा। इंक डाल लेते हैं थोड़ा। अब सोचिए क्रिटिकल एंगल होगा तो कितना होगा। तो हम जानते हैं क्रिटिकल एंगल अर्थात यहाँ पर μ2 बटा होता है μ1 बराबर क्या होता है 1 बटा साइन होता है IC। ठीक है, दिख रहा है, गड़बड़ में डला दिया। साइन बेटा कितना μ2 बटा μ1 होता है, क्या होता है, क्या इतना। ठीक है, μ2 बटा μ1 बराबर होता है कितना 1 बटा साइन IC होता है ना, बताए थे ना आप लोग को। तो जब इतना होता है उस माध्यम से हम कह रहे हैं क्या कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक और शर्त यहाँ पर कह रहा है पानी का तो अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो पानी का अपवर्तनांक को हम कह सकते हैं पानी का अपवर्तनांक μW बराबर हो गया कितना क्रमशः 4 बटा 3 और μg ग्लास का अपवर्तनांक 5 बटा 3 इतना तो अपवर्तनांक दिया हुआ है। ठीक है, और यह पूछ रहा है कि IC का मान होगा तो कितना होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो जब इतना पूछ रहा है तो ये μ2 μ1 न जा रहा है, लेकिन यहाँ पर शर्त बता रहा है कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश किरण कांच से पानी में जा रहा है। कहां से कहां में, कांच से पानी में। तो यहाँ पर मान लेते हैं ना, यहाँ पर दिख रहा ना है, मान लेते हैं कि नीचे का जो एरिया है कांच से पानी में, नीचे कांच हो गया और ऊपर हो गया पानी, कांच से पानी में। ठीक है, तो इसको माने थे μ1 और इसको माने थे μ2। ठीक है, तो पानी वाला का अपवर्तनांक कितना दे रहे हैं, तो पानी के लिए 4 बटा 3 दे रहे हैं। ठीक है, और ग्लास के लिए कितना दे रहे हैं 5 बटा 3 दिया हुआ ना है। अब सब रख देंगे तो यह μ2 का काम कर रहा है, यह μ1 का काम कर रहा है। तो μ2 का मान हो गया 5 बटा 3 अब बटा में कितना हो गया 5 बटा 3 अब बटा हो गया μ1 का मान 4 बटा 3 बराबर 1 बटा साइन IC होगा ना, इतना हो जाएगा। अब उस कंडीशन में यहां लिख देते हैं, अब यहां से क्या करेंगे कि 5 बटा 3 जो है 3 बटा 4 यहाँ पर आ जाएगा, 3 3 कैंसिल तो 5/4 बराबर बराबर 1 बटा साइन IC होगा ना जी, IC यहाँ भी 1 बटा साइन IC हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ चाहे इसको ऊपर कर दीजिए तो साइन IC बराबर कह सकते हैं कि 4 बटा 5 होगा, इतना कह सकते हैं कि नहीं कि 4 बटा 5 होगा। तो उस स्थिति में हमको पूछ रहा है क्रिटिकल एंगल के बारे में, तो हम क्या कह सकते हैं कि IC बराबर जो होगा, क्योंकि इसका मान किसी के साइन के रूप में हो ही नहीं करता है, इसलिए हम क्या करते हैं IC का मान निकाल लेते हैं। तो IC का मान निकालेंगे तो साइन को उस तरफ भेजेंगे तो इनवर्स में चल जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ पर जो एंगल का मान है 4/5 यही हो जाएगा। ठीक है, दैट इज आंसर, क्रिटिकल एंगल का मान यही होगा। जैसे क्वेश्चन 2, ठीक है, उस प्रकार आप लोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार कहे कि कहां से पानी में, पानी से कहां से अल्कोहल से इसमें, उसमें से उसमें, किसी में भी कहे तो आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
चलिए, तो अब हम बताते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो आप लोग जान ही गए हैं कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि वह सघने में ही आने लगेगा। तो ऐसी घटना को क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक उदाहरण चलते हैं मरीचिका। मरीचिका पर चलते हैं एक उदाहरण, ठीक है। मरीचिका जो है एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक क्या बोलता है, एक ऑप्टिकल फाइबर होता है मरीचिका। मृग, ठीक है, मरीचिका मृग। मरीचिका क्या है? यही ना कि मरीचिका है तो क्या है? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक समझिए कि बेहतरीन उदाहरण है, जबरदस्त उदाहरण है यह है। तो यह है चीज क्या? तो हम एक दिन इसके बारे में चर्चा किए थे। क्या चर्चा किए थे? कि यह प्रायः जो होता है गर्मी के दिन में होता है और कुछ दूरी पर पानी का एक परत दिखाई देता है। वह होता नहीं है लेकिन वह भ्रम होता है, और वह भ्रम बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यह एक प्रकाश के गर्मी के दिनों में बनने वाला प्रकाशीय भ्रम है। कैसा भ्रम है? प्रकाशीय भ्रम है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटित होता है, जिसमें यात्रीगण को, प्रेक्षक को रेगिस्तान में कुछ दूरी पर पानी का एक परत दिखाई देता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटित होता है। इसी को हम मरीचिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मरीचिका, ठीक है। तो मरीचिका बनने का रीजन क्या है? मरीचिका बनने का रीजन है प्रकाशीय का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो इसमें हम मान लेते हैं क्या कि यह जो है नीचे का एरिया, यह पूरा मान लेते हैं रेगिस्तान है। यह मान ले कि यह रेगिस्तान हो गया, बालू बालू यहाँ पर पूरा फैला हुआ, ठीक है, बालू है, ठीक है, बालू है। यह जो है गर्मी की बात करते हैं, ठीक है, समर सीजन की बात करते हैं, गर्मी के दिन की बात करते हैं। गर्मी के दिनों में यहाँ पर मान लेते हैं कि सन हो गया, सन हो गया, ठीक है। तो सन से जो आने वाली किरण होगी, सन से आने वाली किरणों से यहाँ के जो बालू होते हैं बहुत ही हॉट हो जाते हैं। एक बालू ऐसा है पदार्थ कि ऊष्मा जल्दी ग्रहण कर लेता है और जल्दी त्याग भी देता है, ठीक है। यह सबसे ज्यादा बालू एक ऐसा पदार्थ है जो ऊष्मा को ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है और जल्दी उत्सर्जित भी कर देती है, माने जल्दी ग्रहण और जल्दी उत्सर्जन, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मान लेते हैं रेगिस्तानों के समय में, रेगिस्तान में आप गर्मी के समय में, ठीक है, सॉरी, गर्मी के समय में रेगिस्तान में जाते हैं जब, तो उस समय शाम के दिन के जो माहौल होगा, शाम का माहौल जो होगा वह माहौल बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो यह दिन की बात करते हैं। तो जब दिन के समय की बात करते हैं, जब लाइट जाती है तो इसका जो लेयर होता है बहुत गर्म रहता है। यह जो है, यह यहाँ का जो लेयर बना हुआ है, यह बहुत हॉट हो जाता है। हॉट हो जाने के कारण इसके नजदीक नजदीक के जो वायु होते हैं, यहाँ के जो वायु होते हैं, यह गर्म हो जाता है। और गर्म हो जाने के कारण इसका घनत्व कम हो जाता है, ठीक है। गर्म हवा का आप लोग पता है कि डेंसिटी कम हो जाते हैं गर्मी पा करके। तो यह जब गर्म हो जाता है तो इसका डेंसिटी क्या होता है? कम हो जाता है। तो जब कम हो जाता है तो यहाँ का हवा ऊपर उठने लगता है। तो यहाँ ऊपर उठ जाएगा तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हवा चला आया और यहाँ पर पहले से कुछ हवा था और यहाँ से ऊपर उठ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हवा का जो घनत्व में है, यहाँ बहुत ज्यादा होगा, घनत्व ज्यादा होगा। फिर यहाँ पर धीरे धीरे कम होगा और नीचे कम होगा और नीचे कम होगा और नीचे कम होगा। ऐसे देखिए हम क्या किए हैं, ऊपर डेंसिटी ज्यादा कर दिए हैं। क्या है? घनत्व ऊपर हम ज्यादा कर रहे हैं और नीचे हवा का घनत्व क्या है? कम है, ठीक है।
तो इस कंडीशन की बात है। कैसे यह हुआ? तो यह हुआ कि गर्मी पाया, तो यहाँ के जो लेयर है, यह जो लेयर है बालू का लेयर गर्मी पाकर, हीट एनर्जी पाकर, यहाँ सनलाइट की एनर्जी पा करके, मान लेते हैं एच न्यू एनर्जी को, सनलाइट की एनर्जी को हम एच न्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे। तो यह एनर्जी प्राप्त करके बहुत गर्म हो जाता है, और जब बहुत गर्म हो जाता है, ठीक, क्यों? क्योंकि इसका जो है ना धारण करने की क्षमता बहुत जल्दी होती है, ज्यादा होता है, बहुत जल्दी धारण कर लेता है, तो बहुत हॉटेस्ट यह बालू हो जाता है, जिसके कारण इसके संपर्क, यहाँ पर वायु का लेयर होगा, कुछ यहाँ पर वायु का लेयर होगा, कुछ वायु का लेयर यहाँ होगा, कुछ वायु का लेयर यहाँ होगा। तो यहाँ का जो लेयर का वायु होगा, तो यह गर्मी पा करके ऊपर उठने लगेगा। तो जब यह ऊपर उठने लगेगा, तो उस कंडीशन में यहाँ का हवा ऊपर चल जाएगा, तो देखा जाए कि यहाँ घनत्व जो है बढ़ जाता है हवा का, और यहाँ घनत्व क्या हो गया? कम। यहाँ पर हवा कम और ऊपर थोड़ा ज्यादा, ऊपर ज्यादा, ऊपर ज्यादा, ऊपर ज्यादा, ऐसा होने लगेगा। माने सबसे नीचे हवा कम हुआ, दिन के समय की बात है, दिन में गर्मी जब ज्यादा पड़ेगी तब, ठीक है, तो उस कंडीशन में तो हवा यहाँ पर कम, ऊपर ज्यादा, तो यह माध्यम को सघन कह सकते हैं, सघन माध्यम। हवा ज्यादा हो गया तो ज्यादा हवा का सघनता हो गया, और इसके अपेक्षा यह जो है विरल कह सकते हैं। हवा में बात कर रहे हैं, कौन हवा में ज्यादा सघन, कौन हवा में ज्यादा कम सघन। तो ऊपर जो होगा सघन ज्यादा, और नीचे जो होगा क्या होगा? विरल जैसा होगा। तो जब यहाँ से आने वाली प्रकाश जो होगा, यहाँ पर मान लेते हैं कोई प्रेक्षक जो है आ रहा है, चल रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, तो यहाँ से जो किरण आने वाली थी, तो यह क्या घटना होगा? तो जब सघन में आ रहा था, कैसा करता होगा कि सघने में वह प्रकाश जाना स्टार्ट करेगा। पूर्णांति परावर्तन में ही होता है ना कि जब सघन से प्रकाश जाता है तो सघने में गुजरने लगती है कि नहीं? यही बात इसमें होता है कि जब प्रकाश आ रही सनलाइट से, तो ऊपर का लेयर वायु का हो गया सघन, नीचे हो गया विरल। तो जब प्रकाश ऐसे आएगा, ऐसे सघन में क्या होगा? मुड़ना स्टार्ट करेगा, पूर्णांति परावर्तन होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ से आने वाली प्रकाश किरण ऐसे धीरे 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 मुड़ने लगती है, और मुड़ते 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 ऐसे डायरेक्टली किसके पास? प्रेक्षक के पास पहुंचती है। फिर मान लेते यहाँ पर मुड़ते 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 मान लेते डायरेक्टली इसके पास, ऐसे मुड़ा और डायरेक्टली किसके पास? प्रेक्षक के पास चला जाता है। तो ये जो है सनलाइट का यह जो परत है, एक लेयर उसके नेत्र पर चला जाता है, ये भी लेयर उसके नेत्र पर डायरेक्टली बिना इसको टच किए हुए डायरेक्ट यहाँ सनलाइट से मुड़ते हुए डायरेक्ट नेत्र पर चला जाता है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कोई वृक्ष है, मान लेते हैं कि वृक्ष है, तो इस वृक्ष का प्रतिबिंब यहाँ पर नीचे की तरफ बनेगा, इस वृक्ष का प्रतिबिंब नीचे की तरफ दिखाई देगा, क्योंकि ये जो लेयर है वो लेयर पर ही, जैसे पानी का जो लेयर होता है उसी की तरह यह लेयर व्यवहार करने लगता है। तो लगता है क्या कि वहां पर पूरा के पूरा पानी, यह क्या देखता है कुछ दूरी पर कि वहां कुछ दूरी पर हमसे वहां पानी का एक झील है जो होता नहीं है। यह प्रकाश के कारण ही दिखाई देता है, यह एक प्रकार का क्या है? प्रकाशीय भ्रम है, ठीक है, जो पूर्णांतिक परावर्तन के कारण घटित होता है। किसके कारण घटित होता है? पूर्णांतिक परावर्तन के कारण घटित होता है। कोई दिक्कत है? यही कारण होता है कि कुछ दूरी पर जब प्रेक्षक किसी रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में जाता है घूमने, तो उसे कुछ दूरी पर जल का समूह, गड्ढा या जल का वहां पर झील दिखाई देता है, वास्तव में वहां पर होता नहीं है। यह मेन रीजन किसका होता है? पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। यह एक प्रकार का प्रकाशीय भ्रम है। क्या है? प्रकाशीय भ्रम। इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं ऑप्टिकल फाइबर, जिसको प्रकाशीय तंतु कहते हैं। प्रकाशीय तंतु कहते हैं किसको? ऑप्टिकल। एक और बात है, हीरा, डायमंड जो होता है वो चमकता है क्यों? इसका कारण क्या है?
तो डायमंड चमकने के कारण मान लेते हैं कि यह डायमंड हो गया। दिख रहा है ना? ये मान लेते हैं ग्लास हो गया, ग्लास लेते हैं, ग्लास, ठीक है। अगर यहाँ पर से मान लेते हैं प्रकाश आया, ठीक है, तो जब यहाँ से प्रकाश आया तो आने के कारण क्या होता है, यहाँ पर मान लेते हैं पड़ा, तो ऐसे करके यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अगर यह ग्लास होगा तब मान लेते डायमंड के आकृति का एक ग्लास लिए और उस ग्लास को, कांच को डायमंड जैसा काट दिए हैं और उससे प्रकाश सोच रहे हैं गुजारेंगे तो चमके, तो ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका अपवर्तनांक बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो अपवर्तनांक कम होने के कारण यहाँ पर यह चमक नहीं पाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इस जो कांच होगा इसका क्रांति कोण क्या होगा, थोड़ा अधिक होगा, ठीक है, जिसके कारण यह नहीं चमक पाएगा। लेकिन वही क्रांति कोण सबसे कम हो जाए तो वह मुड़ जाता प्रकाश, ऐसी में घूमने लगता। तो यही बात होता है। अगर हम डायमंड ले लें, डायमंड ले लेते हैं, हीरा, हीरा ले लीजिए, ठीक है। तो हीरा का हम लोग जानते हैं कि क्रांति कोण क्रिटिकल जो एंगल होता है 24 पॉइंट कितना होता है, 24.41 डिग्री होता है कि नहीं, 24.41 डिग्री होता है। लेकिन अपवर्तनांक की बात करते हैं तो 2.42 होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक हीरा का इतना होता है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक वाला जो पदार्थ है हीरा है और सबसे कम क्रांति कोण इसका है, ठीक है। जब हम मान लेते प्रकाश को भेजते हैं, मान लेते हीरा है, उचित ढंग से काट दिया गया दम ऐसा, और इसमें क्या करते हैं, प्रकाश को भेज रहे हैं। जब सनलाइट इसमें जाएगी तो मान लेते हैं इस लेयर को पड़ता है, तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल का मान बहुत कम होने के कारण, बहुत ही क्रिटिकल एंगल का मान कम होने के कारण यह क्या होता है, इसी और अपवर्तनांक ज्यादा होने के कारण इसी के अंदर मुड़ जाता है, और मुड़ने के कारण फिर ऐसे फिर बाहर मान लेते निकल गया, और नहीं तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, बार बार इसी के अंदर वह लाइट घूमने लगता है। किसके कारण? तो इसका क्रिटिकल एंगल बहुत ही कम और अपवर्तनांक बहुत ही ज्यादा होता है। इसके कारण इसके अंदर जो लाइट जाता है बार बार उस लेयर से इस लेयर, इस लेयर से उस लेयर, इस लेयर से इस लेयर, बार बार घूमने लगता है, ठीक है। इसी के कारण यह हीरा क्या होता है, चमकने लगता है, डायमंड चमकता है। अब आते हैं ऑप्टिकल फाइबर पर। किस पर आते हैं? प्रकाशीय तंतु पर। तो प्रकाशीय तंतु है क्या, मिटा देते हैं इसको। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर क्या है कि नहीं? ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार का युक्ति है जो प्रकाश को उसकी तीव्रता की बहुत ही कम हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, और यह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही घटित होता है, ठीक है। किसके कारण घटित होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। यह जो है प्रकाश को, सनलाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, बहुत ही उसके कम तीव्रता में हानि के कारण, माने उसके तीव्रता में कम हानि हो और एक जगह से दूसरे जगह तक वह ट्रांसफर कर देता है, पहुंचा देता है। उसके तीव्रता में, उसके एनर्जी में बहुत ही कम हानि हो और दूसरे तक वह पहुंचाने का काम करता है। वो जो तंतु है उसी तंतु को प्रकाशीय तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय तंतु कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। अब देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर की बनावट कैसा होता है। तो ऑप्टिकल जो फाइबर है इसके अंदर एक होता है लेयर, ठीक है। यह जो लेयर होता है, यह जो लेयर होता है इसको बोला जाता है कोर, जिसको क्रोड कहते हैं,
ठीक है, क्रोड ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक है, क्रोड कहते हैं। माने ऑप्टिकल फाइबर के जो भाग होते हैं 3 भाग होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कि सबसे मध्य का भाग होता है, क्या होता है? क्रोड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और भाग होता है, और बड़ा करते हैं, जिसको क्लैडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लैडिंग कहते हैं, क्लैडिंग कहते हैं। सबसे अंदर का जो भाग होता है क्रोड होता है, इसको कोर कहते हैं। और इसके ऊपर का जो भाग होता है ना, ये क्या होता है? क्लैडिंग होता है, ठीक है। इसको हम बना देते हैं ऐसे, यह हो गया, ठीक है। और सबसे ऊपर का जो भाग होता है जैकेट होता है। क्या होता है? जैकेट। सबसे ऊपर के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? जैकेट कहते हैं। अर्थात ऑप्टिकल फाइबर के 3 भाग होते हैं, एक क्रोड होता है, कोर होता है, क्लैडिंग होता है, एक जैकेट होता है। क्रोड जो होता है उसका अपवर्तनांक जो होता है ऐसा रखा जाता है कि क्लैडिंग के अपवर्तनांक से कम हो। इसका जो अपवर्तनांक होगा क्रोड का, उसका अपवर्तनांक क्लैडिंग के अपवर्तनांक से क्या होगा? कम होगा, ठीक है। क्या होगा? कम होगा, ठीक है। जब इसका अपवर्तनांक कम होगा तो जैसे ही मान लेते हैं प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। मान लेते हैं कि लाइट इसमें क्या होता है, सॉरी अधिक होता है, ठीक है। कोर का अपवर्तनांक क्लैडिंग का अपवर्तनांक से अधिक होता है, लेकिन क्लैडिंग का अपवर्तनांक जो होता है कोर से अधिक होता है। ऐसे ध्यान दीजिएगा, इसका अधिक होता है, इसका अधिक होता है, ठीक है। क्लैडिंग का अपवर्तनांक जो होता है, क्लैडिंग का अपवर्तनांक, ठीक है, क्रोड के अपवर्तनांक से कम होता है। इसका कम होता है क्लैडिंग का अपवर्तनांक, और कोर का ज्यादा होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्लैडिंग का अपवर्तनांक कोर के अपवर्तनांक से कम, क्लैडिंग का, ये नहीं क्लैडिंग कोर का अपवर्तनांक, क्लैडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से क्या होता है? कम होता है। तो जैसे ही यह जाता है तो इसका तो अपवर्तनांक कम है और इसका ज्यादा है, तो प्रकाश क्या होता है? यहाँ से इस प्रकार अंदर ही मुड़ जाता है, फिर यहाँ से फिर इसका इस भाग में जाता है, तो इस भाग में जाता है। जैसे ही यह भाग पर आता है तो इसका तो अपवर्तनांक ज्यादा, इसका कम है क्लैडिंग का, तो फिर मुड़ जाता है, फिर मुड़ता है, फिर ऐसे मुड़ता है। अब मुड़ते हुए क्या होता है? बाहर हो जाता है, ठीक है। तो इस जो बाहर होता है वह कोर के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? कोर के माध्यम से यह लाइट क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है। इसके बारे में और बताएंगे बाद में, लेकिन इसको जानिए अभी, ठीक है, बनावट इसके बारे में। तो ये जो सबसे अंदर का जो भाग होता है उसको कोर कहते हैं, और इसके ऊपर जो आवरण होता है वो भी कांच का ही होता है, लेकिन वह क्लैडिंग का होता है, ठीक है। और इसके चारों तरफ पॉलीथीन का एक आवरण चढ़ा दिया जाता है कि क्लैडिंग का कोई भी नुकसान न हो। तो उस आवरण को हम लोग कहते हैं जैकेट। क्या कहते हैं? जैकेट कहा जाता है, ठीक है। तो यह जो हो गया, यह सिंपल इसमें यही लिखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर के 3 भाग होते हैं। इसके सबसे अंदर के भाग को क्रोड कहते हैं, और इसके ऊपर के जो आवरण होता है क्लैडिंग कहते हैं। और इसको बाहरी आघातों से बचाने के लिए जैकेट का उपयोग किया जाता है, जो पॉलीथीन का बना होता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ क्लैडिंग का अपवर्तनांक जो होता है कोर के अपवर्तनांक से क्या होता है? कम होता है। क्लैडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से क्या होता है? कम होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन इसका यूज की बात करते हैं तो इसका जो उपयोग होता है, पहला उपयोग तो होता है इसका उपयोग चिकित्सीय जांच में, प्रकाश पाइप के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? चिकित्सीय जांच में प्रकाश पाइप के रूप में होता है। दूसरा उपयोग होता है क्या, ठीक है, दूसरा क्या होता है? इसका उपयोग प्रकाश
संकेतों के रूप प्रकाश संकेतों के संप्रेषण में किया जाता है। और ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग विद्युत संकेतों में संप्रेषण की अभिक्रिया में किया जाता है, संप्रेषण में, ठीक है। अभिग्रहण और संप्रेषण में भी इसका उपयोग क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और भी बताया जाएगा इसके बारे में, ठीक है। क्रिटिकल एंगल के रूप में इसके बीच है। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग बखूबी इसको नोट्स करें और कंप्लीट करने की कोशिश करिए, पूरा कंप्लीट करिएगा तो भी अच्छा रहेगा। और बिना दबाव के माध्यम से, क्योंकि हम लोग तो है ही नहीं, तो दबाव कैसे देना है, आप लोग खुद पढ़ना है, खुद मेहनत करना है, इसलिए मेहनत करिए, लॉकडाउन को पालन करिए। धन्यवाद।